नमस्कार सभी का। हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं भारत में यूरोपियनों का आगमन। भारत में यूरोपियनों के आगमन की श्रृंखला का ये मेरा दूसरा व्याख्यान है इस विषय पर। और इस व्याख्यान के अंतर्गत आज हम कुछ मौलिक बातों को समझने का प्रयास करेंगे और इस व्याख्यान के अंतर्गत जिन बिंदुओं की हम पड़ताल करेंगे, तहकीकात करेंगे, वो बिंदु हैं कि डचों का भारत में आगमन कैसे हुआ, फिर अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ, डेन लोगों का आगमन कैसे हुआ, फ्रांसीसियों का आगमन कैसा हुआ और स्वीडिश का आगमन कैसे हुआ। भारत में यूरोपियनों के आगमन का जो मेरा पिछला व्याख्यान था उसमें हमने 16वीं और 17वीं सदी की उन परिस्थितियों का मूल्यांकन किया था, उन परिस्थितियों को उजागर किया था जिनके कारण से यूरोपियन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से भारत में आने की आवश्यकता महसूस हुई। और इसी क्रम में हमने पुर्तगाली लोगों का भारत में किस प्रकार से आगमन हुआ भारत के संदर्भ में, और हिंद महासागर और अरब सागर के देशों के साथ जो व्यापार है उसके संदर्भ में उन्होंने किस प्रकार की रणनीति अपनाई, किस प्रकार के भारत में उन्होंने व्यापारिक केंद्रों को स्थापित किया, और पूर्व के देशों के साथ उनका जो पूरा जो एक सदी तक जो व्यापारिक एकाधिकार चला उसके विभिन्न पहलुओं को हमने समझने का प्रयास किया था। और साथ ही हमने पुर्तगालियों की कुछ सकारात्मक और नकारात्मक बात है उनको भी आपके सामने रखा था। आज का जो ये व्याख्यान है उसी पूर्ववर्ती व्याख्यान की श्रृंखला की अगली कड़ी है। इसके अंतर्गत जब हम पुर्तगालियों का भारत में आगमन हो गया तो उसके बाद में पुर्तगालियों के बाद में डचों का भारत में आगमन हुआ, फिर अंग्रेज लोगों का आगमन हुआ, डेन लोगों का आगमन हुआ, फिर फ्रांसीसियों का आगमन हुआ और स्वीडिश का आगमन हुआ। लेकिन जो आज हम जो ये डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी, स्वीडिश के आगमन की बात कर रहे हैं, ये 17वीं सदी में इन सभी शक्तियों का भारत में आगमन हुआ। तो हम इन्हीं को इन समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इन शक्तियों के द्वारा पुर्तगाली जो व्यापारिक जो वर्चस्व है, व्यापारिक एक अधिकार जो पूर्व के देशों के साथ हो रहा था, जो हिंद महासागर और अरब सागर में व्यापारिक गतिविधियों पर एक अधिकार जमा कर बैठ गए थे, इन शक्तियों के द्वारा उनको किस प्रकार से चुनौती दी गई, इसी को हम इस व्याख्यान में इसके प्रत्येक पहलू पर बारीकी से विचार करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और साथ में ही मैं कुछ जो परीक्षा उपयोगी कुछ बिंदु हैं जहां पर अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी मैं आपको रेखांकित करता हुआ आगे बढ़ने का प्रयास है वो करूंगा। तो हम बात करते हैं कि भारत में जब हमने पूर्ववर्ती व्याख्यान में देखा कि पूरी की पूरी जो 16वीं जैसे की सदी है उस पर पूर्व के देशों के साथ व्यापार में पूरी तरह से पुर्तगाल का एक अधिकार रहा। और पुर्तगालियों ने ये प्रयास किया, उन्होंने अपनी समुद्र में इतनी अधिक शक्ति बढ़ा ली और नौसैनिक शक्ति के बल पर ही उन्होंने अरब व्यापारियों को और अफ्रीका के तटों से जो व्यापार करते थे, जो भारत के सौदागर है वो अरब देशों के लोग हैं, उनको उस व्यापार से बेदखल कर दिया। इसने केवल उन्होंने हिंद महासागर और अरब सागर के व्यापार पर एक अधिकार स्थापित किया, बल्कि ये प्रयास भी किया कि कोई अन्य यूरोपीय शक्ति है वो इस पूर्व के साथ व्यापार में शामिल नहीं हो पाए। इसके लिए उन्होंने लगातार अपनी सामुद्रिक जैसे कि शक्ति है उसको जैसे कि निरंतर बरकरार रखा और नौसैनिक शक्ति के जैसे कि बल पर वो हर संभव प्रयास किए जो कि यूरोप के अन्य देशों को लोगों को इस क्षेत्र में आने से रोक सकते थे। हमने ये देखा कि पुनर्जागरण काल के पश्चात स्पेन और पुर्तगाल दो ऐसे देश थे जिन्होंने सामुद्रिक या मार्गों को खोजने का लिए एक अभियान प्रारंभ किया था। और इसमें स्पेन ने अमेरिका महाद्वीप को अपने व्यापारिक जैसे गतिविधियों का केंद्र बनाया और पुर्तगाल ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार को अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। जब पुर्तगाल का जो मुनाफा भरा व्यापार है जब यूरोप के लोगों के बीच में प्रचलित हुआ और पुर्तगाल के जो भी व्यापारी हैं वो भारत से जो सामान खरीदते, चाहे वो मसालों का व्यापार करते, सूती कपड़ों का व्यापार करते, रेशम का करते, अति धातु की वस्तुओं का व्यापार करते, तो ये और दवाइयों का जो विभिन्न प्रकार के जो सामान जो ये भारत से जहाजों के माध्यम से भरकर ले जाते और उसे यूरोप के देशों में बेचते, तो वो भारत से जो जिस कीमत से या पूर्व के देशों से जिस कीमत पर खरीदा जाता था उससे 60-70 गुना ज्यादा कीमत पर वो सामान यूरोप के देशों में बेचा जाता था। जब यूरोप के देशों में जब पुर्तगालियों को बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगा तो अंग्रेजी और जैसे कि फ्रेंच के लोग और जैसे कि डच लोग हैं वो भी इस व्यापार में भागीदार होने के लिए लगातार प्रयासरत थे, लेकिन वो तब तक अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते थे जब तक कि
पुर्तगालियों को या स्पेनिश लोगों को उस सामुद्रिक जैसे कि प्रतिस्पर्धा में वो पराजित नहीं कर सके, ना कर दे। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि स्पेन और पुर्तगाल का जो नौसैनिक जो गठबंधन है वो इतना मजबूत था कि ना तो अटलांटिक पार के किसी देशों में, ना हिंद महासागर पूर्व के देशों के साथ व्यापार में अन्य यूरोपीय शक्तियों को वो किसी भी प्रकार से शामिल करने के पक्षधर नहीं थे। तो ये बात है वो इंग्लैंड में बड़ी तेज गति से फैली और उन्होंने ये प्रयास किया कि पूर्व के देशों के साथ व्यापार में क्यों न हिस्सेदारी की जाए। उन मसालों के व्यापार में अपनी भागीदारी करके सूती कपड़े और जो मलमल की जो यूरोप के देशों में बहुत ज्यादा मांग थी उसमें भागीदार बन करके क्यों ना हम भी इस मुनाफे के हिस्सेदार बने। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने इस दिशा में पहल की और अंग्रेजों ने स्पेनिश और पुर्तगाली लोगों के व्यापारिक एक अधिकार को चुनौती देने का प्रयास किया। इसके लिए अंग्रेजी लोगों ने या ब्रिटेन के जो के लोगों ने उसी दिशा में प्रयास किया और उसी प्रकार की उन्होंने रणनीति है उसको इजाद किया, क्योंकि ब्रिटेन में भी व्यापारियों का जो एक दल है वो तेजी से उभर रहा था और वो व्यापारी ये चाहते थे कि हमें भी पूर्व के देशों के साथ व्यापार में हिस्सेदार बनाया जाए और उन्होंने वहां की सरकार पर इस प्रकार का प्रेशर डाला। तो 1579 में अंग्रेजों का एक प्रारंभिक प्रयास है वो सामने आता है। तो उन्होंने ड्रैक को पूर्वी जैसे कि क्षेत्र के देशों की, पूर्वी क्षेत्र की जब मैं बात करता हूं तो इसमें पूरा का पूरा हिंद महासागर और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की मैं बात यहां पर कर रहा हूं, अफ्रीका की पूर्वी तटवर्ती देशों की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। तो 1579 ईस्वी में उन्होंने ड्रैक को पूर्वी क्षेत्रों के भ्रमण के लिए भेजा और जो 1579 में जब ड्रैक ने पूर्वी क्षेत्रों का भ्रमण किया और उन्होंने ये इस प्रकार की बात है उसको उजागर किया कि पूर्व के देशों का साथ व्यापार करना अन्य यूरोपीय देशों के लिए भी उतना ही लाभकर और लाभदायक स्थिति वाला साबित होगा और इससे पूंजी का बहुत अधिक संग्रह होगा, क्योंकि इन देशों की व्यापारिक समृद्धि को बढ़ावा देने में पूर्व के साथ व्यापार की में हिस्सेदारी होना जरूरी है। इसी समय कुछ जो परिस्थितियां इस तेज गति से बदलती है कि 1580 में जो स्पेन और जो पुर्तगाल है उनका एक तरह से व्यापारिक गठबंधन था, सामुद्रिक शक्ति के रूप में गठबंधन था। तो 1580 में जो पुर्तगाल है वहां के जो राजा है उसकी बगैर उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाती है और स्पेन के और जो पुर्तगाल के यानी पुर्तगाल के राजा की बगैर उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाती है और पुर्तगाल और स्पेन के जो राज परिवार है उनमें आपस में वैवाहिक संबंध थे। तो 1580 में ही स्पेन है वो पुर्तगाल को एक तरह से अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है और आगामी जो 60 वर्षों तक यानी 1580 से 1640 ईस्वी तक स्पेन है पुर्तगाल है वो स्पेन के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है। जो मैं यह बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि 1580 में कुछ ऐसा घटनाक्रम निर्मित हुआ कि पुर्तगाल है वो स्पेन का उपनिवेश बन जाता है। इसी समय जो ब्रिटेन है उसने नौसैनिक क्षेत्र में वो स्पेन को चुनौती देने के लिए तैयार था। तो 1588 ईस्वी में स्पेनिश आर्मेडा, स्पेन की जो नौसैनिक शक्ति है उसकी ब्रिटेन के हाथों एक ऐतिहासिक और निर्णायक पराजय हो जाती है और जैसे ही 1588 में स्पेन की नौसैनिक शक्ति की, क्योंकि उस समय स्पेन के अधीन पुर्तगाल आ गया था, तो स्पेन की पराजय का मतलब पुर्तगाल की भी नौसैनिक क्षेत्र में पराजय थी, यानी सामुद्रिक शक्ति के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठता है उसका समाप्त होना था। तो 1588 में स्पेनिश आर्मेडा की ब्रिटिश नौसैनिक शक्ति के हाथों है वो पराजित हो जाती है और इसके बाद में ये वो पराजय थी जो विश्व इतिहास में एक लैंडमार्क के रूप में साबित हुई, क्योंकि अब स्पेन और जो पुर्तगाल है वो यूरोप के देशों को पूर्व के व्यापार में भागीदार होने से नहीं रोक सकते थे, क्योंकि ब्रिटिश नौसेना ने अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया था स्पेन और पुर्तगाल की नौसैनिक शक्ति से। तो अब पूर्व के यूरोप के अन्य देशों के लिए भी वो जो सामुद्रिक शक्ति के बल पर स्पेन और पुर्तगाल ने पूर्व के देशों के व्यापार पर एक अधिकार जमा लिया था। 1588 ईस्वी में ब्रिटिश नौसैनिक शक्ति के हाथों स्पेनिश आर्मेडा यानी स्पेन की जल सेना की पराजय के पश्चात पूर्व के देशों के साथ व्यापार के लिए वास्को डी गामा के द्वारा खोजा गया मार्ग है वो सभी देशों के लिए समान रूप से खोल दिया गया। तो अब यहां पर पूर्व के
देशों के साथ व्यापार में जो पहले से जमी हुई थी पुर्तगाल, अब पुर्तगाल को उस प्रकार का सहयोग और समर्थन, जिस समय पुर्तगाल एक स्वतंत्र देश था और पुर्तगाल में पुर्तगाली अधिकारी जो भारत में आए थे पूर्व के देशों के साथ, उन्होंने इंडोनेशिया, मलाया द्वीप तक, मसालों के द्वीप पर अपना अधिकार कर लिया था। श्रीलंका पर भी उनका अधिकार था। हिंद महासागर और अरब सागर के तटवर्ती देशों पर भी उनका ही व्यापारिक एक अधिकार चलता था। लेकिन जब पुर्तगाल है वो स्वयं स्पेन का उपनिवेश बन गया और स्पेन की, ब्रिटेन की के साथ सामुद्रिक शक्ति में जब हार हो चुकी थी, तो उस प्रकार का सहयोग और समर्थन अब पुर्तगाल को पूर्व के क्षेत्र में जो यहाँ पर उनके केंद्र स्थापित हुए थे उनके संदर्भ में ऐसा सहयोग और समर्थन मिलने की अब अपेक्षा भी नहीं थी और ना ऐसा सहयोग और समर्थन मिला। तो पुर्तगाली जो लोगों को पूर्व के देशों के साथ जो व्यापारिक श्रेष्ठता में जो चुनौती देने का जो काम किया, वो सबसे पहले किया था। यानी जो अगर भारत में आने की बात कहूं तो पुर्तगालियों के जस्ट बाद जो भारत में आए थे वो आए थे डच लोगों का आगमन हुआ था। और हालांकि डच लोगों के आगमन से पहले ब्रिटिश व्यापारी भी पूर्व के देश व्यापार करने के लिए आने के लिए आतुर थे और उसी क्रम में उन्होंने नौसैनिक क्षेत्र में अपनी सर्वश्रेष्ठता भी साबित कर दी थी। लेकिन अंग्रेजी लोगों की जो दिलचस्पी थी वो भारत के में न होकर के उनकी दिलचस्पी थी दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाला द्वीपों में। दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाला द्वीपों पर वो पुर्तगालियों को खदेड़ करके स्वयं मसालों के व्यापार पर एक अधिकार जमाना चाहते थे। कुछ इसी प्रकार की दिलचस्पी उस समय थी डच लोगों को थी। तो हम जो जस्ट पुर्तगालियों के बाद अगर भारत में कोई यूरोपीय शक्ति का आगमन हुआ तो वो थी डच लोगों का भारत में आगमन। हालांकि अंग्रेजों ने भी ये प्रयास किया था भारत में आने का, लेकिन अंग्रेजों का जो 1600 और 1608 ईस्वी के बीच में दो जो सैनिक अभियान हुए, सामुद्रिक अभियान हुए, वो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के लिए थे। उनका भारत के देशों के लिए वो अभियान नहीं थे। और भारत में के लिए जो इस अंग्रेजों से पहले का जो अभियान है वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था डच लोगों के द्वारा। तो अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि डच लोगों का भारत में आगमन है वो किस प्रकार से हुआ, डच लोगों ने भारत में किस प्रकार के व्यापार को प्रोत्साहन दिया, और डच लोग अगर भारत में एक लंबे समय तक नहीं टिक पाए तो उसका कारण से क्या था, डच लोगों के भारत में कौन कौन से व्यापारिक केंद्र है वो स्थापित हुए। इसी बात को हम आगे समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम डचों के भारत आगमन की बात करें तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के रूप में पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए और बाद में जब स्पेनिश आर्मेडा की ब्रिटिश नौसैनिक शक्ति के हाथों पराजित हो गई तो पूर्व का जो पूरा जो सामुद्रिक रूट था, मैं उस रूट की बात कर रहा हूं जिस रूट को वास्को डी गामा भारत तक पहुंचा था और जिस रूट से वापस यूरोप गया था। तो उसी रूट पर जो पुर्तगाल है उसका एकाधिकार है वो समाप्त हो जाता है और यूरोप के सभी देशों के लिए वो सामुद्रिक मार्ग है वो व्यापार के लिए खुल जाता है। तो डचों का भारत में आगमन है वो उसी रूट से हुआ जिस रूट से पुर्तगाली भारत में आए थे। तो उत्तम आशा अंतरीप होते हुए 1595 में सबसे पहले जो डच लोग हैं, डचों के कुछ व्यक्ति हैं, डच व्यापारी हैं, वो भारत में पहुंचे और डचों की जो व्यापारियों की एक कंपनी है 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से स्थापित हुई और डच संसद से उसको एक चार्टर मिल गया और डच संसद ने इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए जो चार्टर दिया उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित कर दिया। उन्होंने कहा कि आप पूर्व के साथ व्यापार कर सकते हैं, वहां पर युद्ध छेड़ने के अधिकार दे दिए, किलेबंदी करने के अधिकार दे दिए और कुछ इलाके हैं उन पर अपना अधिकार जमाने का अधिकार दे दिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक सरकारी कंपनी थी और सरकारी नियंत्रण में रहकर के वो काम करती थी, लेकिन वास्तव में डचों की जो खास दिलचस्पी है वो भारत में नहीं थी। उनकी डचों की भी अंग्रेजों की तरह जो दिलचस्पी थी वो मसाला द्वीपों में थी, क्योंकि यूरोप के देशों में उस समय मसालों की बहुत ज्यादा मांग थी और सबसे ज्यादा जो मसाले हैं वो मसाले द्वीप, जिसे आज हम इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और मलाया प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, वहां से वो मसाले प्राप्त करके यूरोप के देशों में ज्यादा महंगे दामों पर बेच करके मुनाफा कमा सकते थे। तो डचों की खास दिलचस्पी शुरुआत में भारत में नहीं थी अपितु मसाला द्वीपों में थी, जिन्हें आज हम इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं। डचों ने भारत के कोरोमंडल तट की जब मैं बात करूं तो इसमें जो तमिलनाडु, पौंडीचेरी और तटवर्ती आंध्रा के क्षेत्र को हम, उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र को हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं भारत के इतिहास में। और भारत की भौगोलिक स्थिति में कोरोमंडल तट के
नाम से जाना जाता है। तो डचों ने कोरोमंडल तट को अपनी व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियों का आधार जैसे कि बनाया, और डचों ने भारत में जो सबसे पहली जो अपनी फैक्ट्री उस समय यानी जिस समय 16वीं और 17वीं सदी में व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। मैं एक और बात क्लियर कर दूं, चाहे वो पुर्तगाली जैसे कि फैक्ट्री के संदर्भ में हो या बाद में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ की बात हो या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो, जब हम फैक्ट्री की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि वहां पर कोई किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता था, बल्कि जो भारतीय लोगों से जो सामान जो इकट्ठा किया जाता था, भारतीय लोगों से जो सामान खरीदा जाता था, वो उनको उस फैक्ट्री के अंदर एक प्रकार से गोदाम था, उस सामान को रखा जाता था और उस सामान को बाद में यहां से यूरोप के देशों में जहाजों के माध्यम से भेजा जाता था। तो आपको ये याद रखना है कि फैक्ट्री का मतलब प्रोडक्शन का केंद्र नहीं था, बल्कि वो वस्तुओं के कलेक्शन का केंद्र था, जहां पर भारत से जो चीजें जो सामान जिनकी मांग यूरोप के देशों में थी उसको खरीद करके वहां पर उन गोदामों में इकट्ठा किया जाता था। तो डच लोगों ने भारत में जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की वो 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित की, और दूसरी जो फैक्ट्री थी वो उनकी पेट्टापोली में स्थापित हुई। ये मछलीपट्टनम आज के आंध्र प्रदेश में पड़ता है और पेट्टापोली भी वहीं पड़ता है। तो डच लोगों का जो भारत में जो मैं कहूं कि जो प्रशासनिक केंद्र है वो पेट्टीपोली बना, जबकि पहली फैक्ट्री उनकी 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित हुई। लेकिन जब हम बात करें उनके प्रशासनिक केंद्र की, उनकी गतिविधियों के केंद्र की, जहां से वो अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण रखते थे, वो था पेट्टीपोली। और इसके अलावा उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी, यानी अगर हम भारत के पश्चिमी तट की बात करें तो गुजरात में सूरत है, भड़ोच है, कैम्बे है, अहमदाबाद में अपनी फैक्ट्री अपने व्यावसायिक केंद्र स्थापित किए। इसी प्रकार से उन्होंने केरल में कोचीन में, मद्रास में नागापट्टनम में और आंध्रा में मछलीपट्टनम की जिस मैंने में बात की प्रथम फैक्ट्री, इसके अलावा बंगाल में चिनसुरा में, बिहार में पटना में और उत्तर प्रदेश में आगरा में उन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापित की। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि डचों की जो मुख्य दिलचस्पी है वो भारत में न होकर के डचों की दिलचस्पी थी मसाला द्वीपों पर। तो यहाँ पर जो मसाला द्वीपों पर जो प्रारंभिक एक अधिकार, चूंकि पुर्तगाली इस इलाके में पूरे दक्षिण के पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि पूरी की पूरी जो 16वीं सदी में यानी 1500 से और 1600 ईस्वी के बीच में इस पूर्व के देशों के साथ में व्यापारिक एक अधिकार चाहे मसाले द्वीपों के संदर्भ में वो पुर्तगालियों को था। तो पुर्तगालियों को सबसे पहले इस क्षेत्र में जो चुनौती दी गई वो दी गई डचों के द्वारा, और डचों ने अपनी क्या है कि अपनी जैसे अपना ध्यान एक जगह फिक्स किया। उन्होंने भारत में उतना ध्यान केंद्रित नहीं किया कि भारत में कोई उनको इलाके पर अपना प्रभाव जमाना है या युद्ध करने हैं या संधियां करनी है या भारत में अपने स्थायी राज्य की स्थापना करनी है। उन्होंने डचों ने जो अपना जो ध्यान है वो केंद्रित किया मसाला द्वीपों पर, जैसे आज हम इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं। उन्होंने यहाँ से 17वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में ही पुर्तगालियों को वहां से खदेड़ दिया। इसी इलाके में मैंने बात की कि अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और अंग्रेजी लोग भी मसाला द्वीपों पर अपना अधिकार जमाने के लिए आतुर थे, लेकिन डचों के सामने वो भी यहाँ पर नहीं टिक सके। तो 1623 में डचों ने अंग्रेजों को भी हरा दिया और पुर्तगालियों को भी यहाँ से खदेड़ दिया। इसी प्रकार से 1658 ईस्वी में श्रीलंका पुर्तगालियों से इन डचों ने यहाँ पर छीन लिया। डचों ने मसालों के स्थान पर भारत से किस वस्तु के निर्यात को उन्होंने प्रोत्साहन दिया, तो हम कहेंगे भारत से सूती कपड़े को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी यूरोपीय शक्ति का था तो वो यूरोपीय शक्ति थी डच लोग। डच लोगों ने पूरी जो 17वीं सदी में 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत से सूती कपड़ों को निर्यात की अपनी प्रमुख वस्तु बनाया, जबकि मसाले वो मसाला द्वीपों से जाकर के वो खरीदते थे। तो इस प्रकार से डचों की जो दिलचस्पी है, अगर जब कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डचों का भारत में प्रथम बार आगमन कब हुआ, 1595 से। उनकी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? उनकी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुई 1605 में मछलीपट्टनम में। भारत में उनकी प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र था पेट्टीपोली, जहां पर उनकी दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चिनसुरा में किन यूरोपीय के अधीन था, तो चिनसुरा जो बंगाल में वहां पर डचों की एक फैक्ट्री थी। और इसके अलावा डचों की
पूर्वी एशिया के पूर्व के देशों में किस देश में सबसे ज्यादा रुचि थी, किस माल के व्यापार में रुचि थी, तो मसाला द्वीपों में मसालों के व्यापार में। भारत से किस वस्तु के निर्यात को उन्होंने यूरोप में सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया, और डच लोगों ने भारत में किस वस्तु को खरीदने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई, तो हमारा उत्तर होगा कि सूती वस्त्रों को निर्यात में उन्होंने सबसे ज्यादा दिलचस्पी है वो दिखाई। तो ये तो हमारा डचों का भारत में आगमन की बात है, और डचों ने कौन कौन से व्यापारिक और व्यवसायिक केंद्र है भारत में वो स्थापित किए। इसके बाद में हम बात करते हैं अंग्रेजों का भारत में आगमन है वो कैसे हुआ। तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग भारत में आए, फिर डच आए, और इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर जो यूरोपीय शक्ति भारत में आई थी वो अंग्रेजों का। जैसा कि मैंने इस व्याख्यान के शुरुआत में कहा था कि पुर्तगालियों के बाद में अन्य यूरोपीय देशों के लिए पूर्व के देशों के संदर्भ में व्यापार खोलने का जो श्रेय किसी को दिया जाता है तो वो दिया जाता है अंग्रेजों, क्योंकि अंग्रेजों ने जब स्पेनिश जल शक्ति को सामुद्रिक युद्ध में जब पराजित कर दिया, तब ही जाकर के पुर्तगालियों ने यूरोप के अन्य देशों को इस क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति दी। इस क्षेत्र में घुसने के लिए उन्होंने एक प्रकार का मार्ग है वो प्रशस्त हुआ। तो अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान था इस क्षेत्र में, और अंग्रेजों की इसके बाद में उन्होंने कभी पीछे पलट करके नहीं देखा, और पूरे के पूरे 18वीं और 19वीं सदी तक अंग्रेजी जो नौसेना की जो शक्ति है पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ और अपराजय किस्म की बन जाती है, और उन्होंने इस नौसैनिक शक्ति के बल पर ही पूरी दुनिया में एक विशाल साम्राज्य है वो कायम किया। तो हमने बात की, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से आप कभी भ्रमित ना हो। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात होगी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात होगी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात होगी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात होगी। लेकिन हम मोटे तौर पर जो लोकप्रिय और प्रचलित नाम है उसके नाम से जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब भी हम बात करते हैं तो हम सीधा मान लेते हैं कि वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसमें हमारा भी दोष नहीं है, क्योंकि जो चीज ज्यादा प्रचलन में हो जाती है उसी चीज के नाम पर ज्यादातर उसी का नामकरण हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे हम बिस्किट्स हैं, लेकिन फिर भी लोगों के जो दिमाग में जो सबसे चढ़ा हुआ है कि पार्ले जी। पार्ले जी एक बिस्कुट का एक ब्रांड है और सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा खाया जाता है। तो वैसे सारी जो कंपनियां हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन संबंधित देश का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए बनाई गई कंपनी। लेकिन जब भी हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो हमारा सीधा सा मतलब जाता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से, लेकिन जबकि ऐसा है नहीं। डचों की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रेंच की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसी प्रकार से इंग्लैंड की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये बात अलग है कि भारत के संदर्भ में और पूर्व के देशों के साथ व्यापार के संदर्भ में अंततः जो सबसे ज्यादा सफलता मिली वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली, और इसलिए अक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ही जोड़ दिया जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि अंग्रेज लोगों का भारत में आगमन है वो कैसे हुआ। एशियाई व्यापार पर अंग्रेज व्यापारियों की लालच भरी निगाही थी, और जैसा कि मैंने कहा कि 1579 में ड्रेक को पूर्व के क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिए भेजा, और 1580 में पुर्तगाल है वो स्पेन के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है, और जो भी पुर्तगाल के लिए काम करना था वो स्पेन को था। लेकिन स्पेन ने पुर्तगाल के जो भी उपनिवेश बनाए थे पूर्व के देशों में या व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, उन व्यापारिक केंद्रों की स्थिरता और स्थायित्व के लिए उस प्रकार का प्रयास है वो स्पेन ने नहीं किया, क्योंकि स्पेन को भी 1588 ईस्वी में जो स्पेन को अपनी जल शक्ति पर, अपनी सामुद्रिक शक्ति की अपराजयता पर, यानी जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता सामुद्रिक क्षेत्र में, सामुद्रिक मार्गों पर उसके अलावा किसी का अधिकार नहीं हो सकता, इस प्रकार का जब गुमान था। और 1588 में जब ब्रिटेन की नौसैनिक शक्ति के आगे वो स्पेनिश आर्मेडा की पराजय हो गई, तो पूरी दुनिया में ब्रिटिश नौसैनिक सर्वश्रेष्ठता है वो साबित हो गया, और इसके बाद में पूरी दुनिया के सामुद्रिक मार्ग है वो ब्रिटेन की नौसेना के द्वारा निर्धारित किए जाने लगे, और यूरोप के देशों को एक समान भागीदारी है अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए प्राप्त हुई। तो लेकिन इंग्लैंड में क्या हुआ था कि इंग्लैंड में 1599 ईस्वी में, क्योंकि इंग्लैंड में भी जब ये पुर्तगाल और स्पेन के व्यापार के बारे में लोग जैसे कि जब सुन रहे थे तो वहां पर कुछ अति उत्साही व्यापारी थे, 80 के करीब जो व्यापारी है वो इकट्ठे हुए, और उन लोगों ने ये सोचा कि हमें भी पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना है और व्यापार एक कंपनी के माध्यम से किया जा सकता है। तो 1599 ईस्वी में 80 व्यापारियों ने, जिनको मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता था, मिलकर के एक कंपनी बनाई, और उसको कंपनी को व्यापार कहां करना था, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना था। तो इसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 ईस्वी में ये गठित हो गई।
और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में तत्कालिक जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 80 व्यापारियों की जो मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। लेकिन वो उन्होंने किसी भी इलाके को जीतने की अनुमति नहीं दी थी और व्यापारी की जो अधिकार है वो सिर्फ 15 वर्ष के लिए दिया था कि आप पूर्व के देशों के साथ व्यापार है वो कर सकते हो। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, चाहे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो या डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो, ये सारी की सारी कंपनी अपनी प्रकृति में सरकार थी और सरकार के निर्देशों पर चलती थी। लेकिन इनमें सबसे डिफरेंट है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक मुनाफे में विश्वास करने वाले शुद्ध व्यावसायिक हितों पर आधारित एक निजी कंपनी थी जिसकी स्थापना कुछ व्यापारियों ने मिलकर के की थी और ब्रिटिश सरकार से केवल एक सनद, एक परमिट प्राप्त कर लिया था कि पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए इस कंपनी को, जो कि 80 लोगों की एक जिसका पैसा लगा हुआ है, उसको व्यापार करने की अनुमति दी जाए। इस कंपनी को अपने निर्णयों के लिए इसे सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना था। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक निजी कंपनी थी, वो एक शुद्ध मुनाफा वाला कंपनी थी और उसको येन केन प्रकार अपने मुनाफे से मतलब था, अपनी व्यापारिक गतिविधियों से मतलब था, राजनीतिक गतिविधियों से उसका शुरुआत में कोई सरोकार नहीं था। तो इस कंपनी का, लेकिन अब मैं बात करूं तो तात्कालिक उद्देश्य वही था जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के था कि पूर्वी द्वीप समूह से मसाला और काली मिर्च प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त उस समय क्या था कि इंग्लैंड का स्पेन और पुर्तगाल से युद्ध है वो चल रहा था और उस युद्ध की मैंने बात की और उस युद्ध में जो सर्वश्रेष्ठता हासिल होती है वो होती है इंग्लैंड को। तो 80 व्यापारियों ने मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो एक प्रकार की निजी संस्था थी और उसको अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना था। केवल एक बार ब्रिटेन की महारानी जी से उनको पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए परमिट, आज्ञा पत्र है वो मिल गया था कि किस प्रकार के। लेकिन उनकी जो प्रारंभिक जो दिलचस्पी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो लोग आए, उनकी प्रारंभिक जो दिलचस्पी थी वो मसाला द्वीपों पर एक अधिकार करने की थी। लेकिन डचों ने वहां पर पुर्तगालियों को खदेड़ दिया और डचों के साथ जब संघर्ष हुआ तो अंग्रेजों को भी वहां से खदेड़ दिया गया। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो ध्यान है, हालांकि उन्होंने 1600 से 1606 ईस्वी के बीच ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने 2 सामुद्रिक अभियान है वो मसाला द्वीपों को लेकर के किए थे और उस समय उन्होंने भारत पर कोई ध्यान नहीं दिया था। तो जब 1606 ईस्वी में जब उनको ऐसे लगने लगा कि इस क्षेत्र में डचों के साथ संघर्ष में उनको उस प्रकार की सफलता नहीं मिल सकती जिस प्रकार की वो अपेक्षा कर रहे हैं। मसाला द्वीपों की मैं बात कर रहा हूँ, पूर्व के देशों के, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के जो मसाला द्वीप, जिसे आज हम इंडोनेशिया के साथ जानते हैं। अंग्रेजों की दिलचस्पी वहां पर थी, लेकिन डचों ने पूरा ध्यान है वो पूरी की पूरी वो मसाला द्वीपों पर केंद्रित कर दिया था और उन्होंने पुर्तगालियों को वहां से खदेड़ दिया था। और पुर्तगालियों को खदेड़ने के बाद में जो प्रारंभिक स्थान है वो डचों ने ले लिया था। डच वहां पर जम चुके थे और अंग्रेज व्यापारी उनकी मसाला द्वीपों पर व्यापारिक श्रेष्ठता को चुनौती दे रहे थे। उन्होंने 2-3 अभियान भी किए लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। तो इसके बाद में उन्होंने अपने व्यापार में, उस कंपनी ने अपने व्यापार को भारत में स्थापित करने के लिए उन्होंने ब्रिटेन के जो राजा है उसके नाम पर कुछ कूटनीति का सहारा लिया और इसी दिशा में उन्होंने कुछ प्रयास किए। इस प्रयास में सबसे पहला जो प्रयास था वो ये था कि कैप्टन हॉकिंस क्या है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि था जो कि जेम्स प्रथम, जो उस समय ब्रिटेन के जो सम्राट थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में मुगल दरबार में आए और उस समय तत्कालिक मुगल बादशाह थे जहांगीर, और उनसे उन्होंने ये कहा कि साहब हमें भी आपके भारत में व्यापार करना है और ये वस्तुएं हमें ले जाकर के यूरोप में बेचनी है और इससे भारत के लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा और आपके राजस्व में भी इससे वृद्धि होगी। तो कैप्टन हॉकिंस है 1608 में मुगल दरबार में जाते हैं और जहांगीर से उनको उस तरह से पूरे भारत में व्यापार करने की सुविधा नहीं मिलती, लेकिन पश्चिमी तट पर फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है।
तो इसी क्रम में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में वो खोलते हैं। सूरत आज के गुजरात में पड़ता है। इसके बाद में क्या होता है कि लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इतने से संतुष्ट होने वाली नहीं थी। इस समय ये बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि पुर्तगालियों का उस समय भारत में अच्छा खासे व्यापारिक केंद्र है वो स्थापित हो चुके थे और पुर्तगालियों का अच्छा खासा व्यापारिक प्रभाव है वो भारत में था और पुर्तगालियों का मुगल दरबार में भी अच्छा खासा प्रभाव था। तो पुर्तगालियों ने येन केन प्रकार ने ये प्रयास किया कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा भारत में व्यापार करने की सुविधा नहीं मिल पाए और इसके लिए उन्होंने मुगल दरबार में मुगल जैसे कि बादशाह है उसके कान भरने की बात हो या मुगल अधिकारियों को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में गलत फीड करने की बात हो, लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हार नहीं मानी और जबकि पुर्तगाल उनके लिए एक चुनौती बने हुए थे, क्योंकि पुर्तगाली कभी नहीं चाहते थे कि उनके समकक्ष व्यापार करने का स्तर, व्यापार करने का दर्जा वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले। तो लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपनी हार नहीं मानी। बाद में उन्होंने जो ब्रिटेन के, जो इंग्लैंड के जो सम्राट थे जेम्स प्रथम के एक दूत के रूप में सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में मुगल दरबार में भेजते हैं। सर टॉमस रो जेम्स प्रथम का जो पत्र लेकर के जहांगीर के दरबार में प्रकट होता है और उन्होंने कहा कि साहब मैं जो टॉमस रो बोल रहे हैं जहांगीर से कि मैं ब्रिटेन के सम्राट का जो प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुआ हूं और मैं ये चाहता हूं कि हमारी जो यहाँ पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो व्यापारी आए हैं उनको पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति है वो दी जाए। वो सिर्फ व्यापार करेंगे और उनका कोई किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है। तो सर टॉमस रो के जो वार्तालाप हुई मुगल दरबार में जहांगीर से, तो वो सर टॉमस रो ही वो व्यक्ति थे जो पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष का मतलब मुगल साम्राज्य के इलाकों में फैक्ट्री खोलने का अधिकार जारी करवाने में सफल हो गए। अब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है पूरे मुगल साम्राज्य के इलाकों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करके भारतीय व्यापारियों से यहाँ का सामान खरीद करके आसानी से जहाजों में भर करके उसको यूरोप के देशों तक भेज सकती थी। तो इन्होंने 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो के माध्यम से वो फरमान प्राप्त कर लिया। तब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति है वो मिल गई। बाद में धीरे धीरे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जैसे मैं कहूँ कि 1633 ईस्वी में बालासोर में, 1651 में हुगली में, 1668 ईस्वी में उनको बंबई मिल जाता है और इसके अलावा कासिम बाजार, पटना में उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली। और चंद्रगिरी के शासक की बात करूं, चंद्रगिरी जो कर्नाटक का और तमिलनाडु के जो बिल्कुल बॉर्डर पर है, उसके शासक चंद्रगिरी के शासक से चंद्रगिरी के शासक से एक उस समय एक अंग्रेज अधिकारी थे फ्रांसिस डे नामक अधिकारी से 1639 ईस्वी में मद्रास है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पट्टे पर मिल जाता है और वहां पर वो पोर्ट बनाते हैं। और ये पट्टे पर इस शर्त पर मिल जाता है, जो चंद्रगिरी का शासक है वो अंग्रेजों को पट्टे पर जो मद्रास का जो आसपास का जो एरिया है इस शर्त पर दे देते हैं कि जितना भी उस पोर्ट से जो राजस्व आएगा उसका आधा भाग है वो चंद्रगिरी के शासक को दे दिया जाएगा। तो 1639 ईस्वी में मद्रास मिला। धीरे धीरे इन्होंने मद्रास के चारों तरफ मद्रास को में अपनी एक स्थायी केंद्र है वो बना लिया और यहाँ पर उन्होंने एक दुर्गीकृत एक किला बनाया जिसको उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण का नाम दिया गया। तो 1639 में मद्रास मिलता है फ्रांसिस डे नामक अधिकारी के प्रयास से और यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज के जो किले का जो निर्माण है वो कर लिया जाता है। इसी क्रम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है लगातार अपनी व्यापारिक महत्वाकांक्षा है उनको बढ़ाती जा रही थी, क्योंकि वो बहुत सीमित क्षेत्र में व्यापार करके संतुष्ट होने वाली कंपनी नहीं थी। क्योंकि जैसा कि मैंने ये कहा, क्योंकि अंग्रेजी जो सरकारी कंपनी होती है उसकी एक लिमिटेशन होती है, जितना सरकार से उसका एरिया और दायरा फिक्स किया जाता है उतने ही क्षेत्र में वो काम कर सकती है। जैसे पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक व्यापारिक कंपनी थी और वो ये चाहती थी कि उसके व्यापार का दायरा ज्यादा से ज्यादा फैले और ज्यादा से ज्यादा इलाके पर बगैर किसी बाधा के, बगैर किसी टैक्सेशन के उसको व्यापार करने की अनुमति है वो दी जाए। इसी क्रम में 1651 ईस्वी में बंगाल के मुगल गवर्नर शाह सुजा से वेस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी है वो मिलते हैं और शाह सुजा 3000 रुपए वार्षिक के बदले बंगाल में, बिहार में और उनको व्यापार करने की अनुमति है वो दे देते हैं। 3000 रुपए वार्षिक के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति है वो मिल
जाती है। 1658 ईस्वी में यही जो बंगाल के गवर्नर है शाह शुजा है, वो और अधिक अधिकारों वाला एक फरमान है ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में जारी करते हैं। और वो फरमान ये था कि 1651 में तो 3000 रुपए वार्षिक ले लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार कर सकती है, लेकिन स्थानीय जो चुंगी है वो देनी पड़ती थी फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों को। तो 1658 ईस्वी में शाह शुजा एक और फरमान जारी कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में, और वो फरमान में ये लिखा रहता है कि 3000 रुपए वार्षिक के अलावा कहीं भी उसको आयात निर्यात कर है उस बंगाल में उस कंपनी को नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दायरा है व्यापार का वो बहुत अधिक बढ़ गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे लगने लगा कि मुगल साम्राज्य से ज्यादा रियायतें ली जा सकती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहां जहां पर भी अपनी फैक्ट्री बनाई उन फैक्ट्री को उन्होंने शुरू से दुर्गीकृत करने का काम किया, फोर्टिफाइड करने का काम किया। उसके अंदर उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र है वो भी उन्होंने संकलन किया, संग्रह किया। और एक प्रकार से गलतफहमी भी पैदा होगी जब उनको लगा कि तुरंत उनको व्यापारिक रियायत मिल रही हैं, जिस भी मुगल दरबार में जाओ उनको पक्ष में जो फैसले हो जा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये गलतफहमी हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों को, कि हमारे पास नौसैनिक सर्वश्रेष्ठता है और हम कुछ भारतीय लोगों को भी अपने पक्ष में करके मुगल साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं। तो इसी गलतफहमी के कारण से 1686 ईस्वी में मुगल और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक संघर्ष हो जाता है। उस समय जो मुगलों के जो बादशाह थे वो औरंगजेब थे और उस समय स्थल क्षेत्र में एशिया में बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना थी मुगलों के पास से, और इसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भयंकर पराजय का सामना करना पड़ता है। और एक प्रकार से पश्चिमी तट और पूर्वी तट के उनके व्यापारिक केंद्रों पर जो मुगलों ने तेज गति से आक्रमण करते हुए, अभियान चलाते हुए उन पर अधिकार कर लेते हैं। कुछ समय के लिए ऐसे लगने लगा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मुगलों से उलझ करके बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक अच्छी बात थी। सरकारी अधिकारी तो सरकारी टशन में होता है, वो उतनी विनम्रता नहीं होती, लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों की कंपनी थी, मुनाफा कमाने वालों की कंपनी थी, निजी कंपनी थी। जब भी उनको लगा कि उनकी स्थिति पर कोई भी संकट पैदा हो सकता है तो उन्होंने विनम्रता का, चापलूसी का और झुकने की जो नीति है उसका सहारा लिया। और उन्होंने अपने इस कृत्य के लिए जो 1686 ईस्वी में उन्होंने मुगल बंगाल पर जो धावा बोल दिया था उसके लिए माफी मांगी और उन्होंने कहा कि हम भविष्य में इस प्रकार की गलती है वो नहीं करेंगे। तो मुगल जो बादशाह थे वो भी ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है पूरी तरह से समाप्त हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के जो इससे राजस्व में अर्जन हो रहा था, क्योंकि भारतीय सामान है उसका यूरोप में जो लगातार है वो निर्यात है इस कंपनी के माध्यम से किया जा रहा था। तो 1691 में शाइस्ता खान ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी व्यापारिक विशेष अधिकार मिले हुए थे उन सबको एक बार फिर से बहाल कर दिया। इसी समय क्या होता है कि सोबा सिंह नाम का एक जो जमींदार रहता है वो यानी सूती नाती कलिकता और गोविंदपुर का जो आसपास का जो जमींदार रहता है वो मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। और इस विद्रोह का परिणाम ये होता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सोबा सिंह की जमींदारी 1200 रुपए में, यानी 3 इलाकों के रूप में वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। वो है सूती नाती, कोलकाता और गोविंदपुर की। और कुछ समय में यहाँ पर कोलकाता नगर की स्थापना हो जाती है और यहाँ पर अंग्रेज अपना एक फोर्टिफाइड किले का निर्माण कर लेते हैं और वो किला कहलाता है कि फोर्ट विलियम किला। जॉब चार्नक है उसको कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। और फोर्ट विलियम किले का जो प्रथम गवर्नर था वो इस समय था चार्ल्स अय्यर इस इलाके का गवर्नर था। तो हमने ये देखा कि जो इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उन्होंने हर प्रकार के प्रक्रम अपनाए और उन्होंने पुर्तगालियों से उलझना भी इस समय शुरुआत में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उलझना बेहतर नहीं माना, उलझना ठीक नहीं माना। और उन्होंने मुगल दरबार में विनम्रता, जी हुजूरी, रिश्वत और चापलूसी के माध्यम से ये किन प्रकार अपने पक्ष में व्यापारिक सुविधाओं से संबंधित आदेश है वो पारित करवाए। तो 1700 ईस्वी तक का हमने ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो पढ़ा। और इसके अलावा एक और बात मैं आप सबकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि 1608 में जब सूरत पश्चिमी तट पर सबसे पहला जहां पर फैक्ट्री खोली गई थी वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रकार से प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र था, जो कि बाद में 1658 ईस्वी में जाकर के बाद में एक और केंद्र बन जाता है, वो फोर्ट सेंट जॉर्ज और मद्रास। तो हम मोटे तौर पर अगर देखें तो 2-3 केंद्र
हैं वो उनके प्रमुख केंद्र थे। एक था कलकत्ता, एक था उनका फोर्ट विलियम, एक था मद्रास, फोर्ट सेंट जॉर्ज और सूरत। इनके प्रमुख गतिविधि के केंद्र थे जहां से वो अपनी सारी व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित किया करते थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को इसी समय यानी 1686 और 1680 के दशक में जो कंपनी का जो संचालन है, जो कंपनी के जो हिस्सेदार है वो तो कहलाते थे कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स यानी भागीदारों का मंडल। भागीदारों का मंडल है वो लोग थे जिन्होंने कंपनी में अपनी पूंजी लगाई थी और पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए व्यापारियों को भेजा था। इस कंपनी के रोजाना के कार्यों को देखने के लिए 25 सदस्यों का एक बोर्ड होता था जिसको कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से 1680 के दशक में इस प्रकार के जो भारत में बैठे हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों के इस प्रकार के आदेश भेजे गए कि अब आपको न केवल व्यापारिक गतिविधियों तक स्वयं को सीमित रखना है बल्कि कुछ ऐसा प्रयास करना है कि भारतीय इलाकों को जीतने का खर्चा भारतीय लोग ही स्वयं उठाएं। ये एक प्रकार से उन 1680 और 90 के दशक में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत में सिर्फ व्यापारिक कंपनी बनकर के रहना चाहती थी, उस दिशा में एक प्रयास था कि हमको धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति के रूप में तब्दील होना है और हमें भारत में एक उस स्तर को हासिल करना है जिसमें भारत के लोग ही भारत को जीतने का खर्चा दे दे। तो ये इनका एक हिडन टारगेट है, वो 1680 और 1690 के दशक से है वो प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि लंदन में बैठे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो निदेशक मंडल जो कंपनी के रोजमर्रा को कार्य को देखते थे, इन निदेशक मंडलों का प्रतिवर्ष चुनाव किया जाता था बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा। यानी बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स यानी भागीदारों का मंडल वो लोग थे जिन्होंने कंपनी में पूंजी लगाई थी और कंपनी ने रोजाना के कार्यों के संचालन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया था जिनका प्रतिवर्ष संचालन किया जाता था। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 25 सदस्य होते थे जिसमें से एक अध्यक्ष और 24 अन्य सदस्य। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस प्रकार के आदेश है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में बैठे हुए प्रतिनिधियों को दिया कि धीरे धीरे आपको कुछ इलाकों को हस्तगत करना है और इस प्रकार से हस्तगत करना है कि उससे हमारी व्यापारिक गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़े और हमारे व्यापार की वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि भारत के लोग ही भारत को जीतने का खर्चा यहीं से निकाला जा सके। तो इसी संदर्भ में हम बाद में अगले जो व्याख्यान है उसके संदर्भ में यह समझेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को किसी प्लानिंग के तहत जीता या संयोगवश या अचानक, ये बाद की व्याख्यान का हमारा मुद्दा है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि डेन लोगों का भारत में आगमन है वो कैसे हुआ। डेनिश कंपनी का भारत में आगमन होता है 1616 ईस्वी में डेनिश कंपनी का भारत में आगमन होता है और डेनिश कंपनी ने 1620 ईस्वी में तमिलनाडु के ट्रैंकोर में केवल अपना व्यापारिक केंद्र खोला। डेनिश कंपनी को भारत के राजनीतिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और जब भी बात करें कि डेनिश कंपनी ने भारत में किस स्थान पर अपना व्यापारिक केंद्र खोला, ट्रैंकोवर या ट्रैंकोवर व्यापारिक केंद्र का संबंध किस यूरोपियन कंपनी से संबंधित था, तो हम कहेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका संबंध था। अब हम इसी प्रकार से बात करते हैं कि फ्रेंच लोगों का भारत में आगमन है वो कैसे हुआ। फ्रेंच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो फ्रांस के वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुआ और उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक सरकारी कंपनी थी पूर्व के देश व्यापार करने के लिए उसको वहां से रवाना किया, लेकिन उसके कुछ स्पष्ट उद्देश्य उनकी व्यापार से ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है और 1667 ईस्वी में सबसे पहले एक राजनीतिक प्रतिनिधि के एक दल के रूप में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल है वो भारत भेजा जाता है। कैरो के प्रयास से 1668 ईस्वी में पहला व्यापारिक केंद्र है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का वो सूरत में स्थापित होता है। मछलीपट्टनम में उसका दूसरा केंद्र है वो खोला जाता है। इसी समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिन ने वेलिंगकोपुरम के एक मुस्लिम सूबेदार से पांडिचेरी के निकट एक छोटा सा गांव प्राप्त किया और बाद में वहीं पर पांडिचेरी की नींव रखी गई और इस पांडिचेरी के इर्द गिर्द उन्होंने एक दुर्ग बनाया। उस दुर्ग का नाम था फोर्ट सेंट डेविड का दुर्ग। तो जो पांडिचेरी का जो जन्मदाता माना जाता है वो था फ्रैंको मार्टिन। इसके अलावा हम बात करें तो इन फ्रेंच लोगों की, फ्रेंच की जो कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी और व्यापार में उनकी इतनी अच्छी दिलचस्पी नहीं थी, चाहे व्यापार में कितना ही घाटा हो, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी जो फंडिंग
बिल्डिंग है वो फ्रांस में बैठी हुई सरकार के द्वारा की जाती थी। लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सारा जो घाटा भी अगर होता था तो वो कंपनी का घाटा होता था, इसलिए उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया ताकि उनको किसी प्रकार का घाटा हुए। उन्होंने व्यापारिक मुनाफे को अपनी सर्वोपरिता पर रखा। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी और सरकारी कंपनी है वो सरकारी जैसे कि नियमों से बंधी हुई थी और उसकी पूरी गतिविधियां हैं वो फ्रांस में बैठी हुई सरकार के द्वारा संचालित की जा सकती थी, जिसके कई दुष्परिणाम भी सामने आए। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जब हम पहली कोठी की बात करते हैं तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला और पांडिचेरी है उनकी प्रशासनिक गतिविधियों का एक केंद्र के रूप में उभर करके सामने आता है। और पांडिचेरी को हम देखते हैं कि ये पांडिचेरी ही था जो 1954 में ये पांडिचेरी है वो फ्रांस का एक प्रकार से भारत में उपनिवेश बन गया था, फ्रांस के अधीनता से मुक्त हुआ था। तो भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र है वो पांडिचेरी बना था। और पांडिचेरी को फ्रैंको मार्टिन और वेलंग द लेसविल ने वेलिंग का प्रमुख के मुस्लिम सूबेदार से एक छोटा सा गांव प्राप्त किया और वहीं पर उन्होंने पांडिचेरी की नींव है वो रख दी। इसी प्रकार से इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी जिस प्रकार से बंगाल के जो गवर्नर शाइस्ता खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक रियायतें दी थी, उसी जगह पर उन्होंने उनको भी बंगाल में एक छोटी सी जगह है वो आवंटित कर दी व्यापार करने के लिए। इस जहां पर शाइस्ता खान ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने के लिए जगह दी, उस जगह पर चंद्रनगर नामक बस्ती है वो बसाई गई। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी भी गतिविधि है वो मैंने बार बार कहा कि वो फ्रांस में बैठी हुई सरकार के द्वारा फ्रांस के जो लुई शासकों के द्वारा संचालित होती थी और उनके आदेश पर ही इनके सैनिक अभियान होते थे, उनके व्यापारिक केंद्र होते थे, शिष्टमंडल भेजे जाते थे और किसी भी प्रकार की सैनिक कार्रवाइयों को उनके नाम पर ही अंजाम दिया जाता था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1721 में मॉरिशस पर, 1725 में माहे और 1739 में करिकाल में फ्रेंच कंपनी स्थापित कर दी। ये माहे, ये करिकाल आज क्या है पांडिचेरी के ही इससे माने जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये सरकारी कंपनी थी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो 1700 ईस्वी में जो मुख्य व्यापारिक केंद्र थे, मुख्य प्रशासनिक केंद्र थे वो पांडिचेरी था। चंद्रनगर में भी इनकी बस्ती थी। इसके अलावा सूरत में भी इनकी, सूरत और मछलीपट्टनम में भी इनके व्यापारिक केंद्र है वो स्थापित थे। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक सरकारी कंपनी थी और सरकारी कंपनी की जो भी बाध्यताएं होती हैं, सरकारी कंपनी की जो भी लिमिटेशंस होती है उसके अंतर्गत रह करके भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने भारत में अपनी व्यापारिक गतिविधियों का अंजाम दिया। व्यापारिक गतिविधियों से ज्यादा उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी और व्यापार में इस कंपनी को अक्सर घाटा हुआ क्योंकि इसके जो निर्णय हैं वो यहाँ पर बैठे हुए अधिकारियों के द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार नहीं लिए जाकर के हजारों मील की दूरी पर बैठे हुए फ्रांस के शासकों के द्वारा लिए जाते थे और वहां से कोई भी सहायता मिलने में बहुत देरी होती थी। किसी भी निर्णय को वहां से आने में काफी समय लग जाता था, तब तक परिस्थितियां हैं वो निर्णायक मोड़ लेती थी। इसलिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब हम बात करें कि भारत में एक और यूरोपियनों का आगमन हुआ, वो थी स्वीडिश कंपनी। स्वीडिश कंपनी 1713 ईस्वी में स्थापित हुई। लेकिन इस स्वीडिश कंपनी का भारत के संदर्भ में जो व्यापार है, पूर्व के देशों के साथ में जो व्यापार में, इसका सिर्फ चीन के साथ ही व्यापार है वो सीमित रहा और चीन के साथ व्यापार करके ही ये संतुष्ट रही और ये उस प्रकार के राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं हुई। इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में मुख्यतः हम जो देखते हैं वो बाद में केवल दो कंपनियां रह गई, वो थी जैसे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें अंतिम तौर पर चाहे वो राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक तौर पर एक अधिकार किसका स्थापित हुआ, बाद में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो व्यापारिक एक अधिकार है वो स्थापित होता है। तो इस प्रकार से अगर मैं इस मैप के माध्यम से कुछ चीज़ों को आपको समझाना चाहूँ कि यूरोप के कौन कौन से व्यापारिक केंद्र थे जो भारत में स्थापित थे, तो अगर हम ये बात करें कि जो मोटे मोटे मैं इलाके की जो बात कर रहा हूँ, तो जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम किले का संबंध किससे था। तो फोर्ट विलियम का संबंध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से था और ये बंगाल में था और इसका जो प्रथम जो गवर्नर था वो था चार्ल्स अय्यर। और इसके अलावा चंद्रनगर की जो थी वो पश्चिम बंगाल में थी और ये चंद्रनगर की जो बस्ती थी वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। चिनसुरा इसी प्रकार से डचों की थी। तो ये जो पूरा का पूरा जो इलाके की जो बात करें हम,
तो अगर हम बात करें कि ये जो इलाका है, यहाँ पर सबसे ज्यादा व्यापारिक केंद्र थे, यानी मद्रास है, मद्रास ये में कोरोमंडल जैसे कि तट है उस पर सबसे ज्यादा व्यापारिक केंद्र थे। अगर हम यहाँ पर मैप पर गौर से देखें तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का जो किला है वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मद्रास के चारों तरफ जो किलेबंदी की गई थी वही फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से यहाँ पर जानी जाती है। इसके अलावा अगर हम फोर्ट सेंट डेविड की बात करें तो फोर्ट सेंट डेविड है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पांडिचेरी के पास में बनाया गया एक किला था, ये फोर्ट सेंट डेविड है, ठीक है। और इसके अलावा नागापट्टनम हमने देखा जो उसके संदर्भ में था, नागापट्टनम डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक केंद्र है वो था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सेरामपुर है वो डेनमार्क के लोगों का था, चिनसुरा, हुगली और ये फोर्ट विलियम का किला। इसके अलावा जो भारत के जो पश्चिमी जैसे कि तट की बात करें तो ये पूरा का पूरा दमन, बशीन, सालसेट और मुंबई का इलाका। सूरत में सबसे ज्यादा व्यापारिक केंद्र हैं, लगभग जैसे कि पुर्तगालियों के व्यापारिक केंद्र सूरत में था, डचों का भी था, फ्रेंच का भी था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी सूरत में व्यापारिक केंद्र था। और 1608 में कहा जाता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का तो ये केंद्र बना था। आज ये सूरत है वो गुजरात में पड़ता है। तो सूरत और ये अगर हम कहें कि खंबात की खाड़ी के जस्ट नीचे, तो भारत के जो पश्चिमी तट पर सूरत, दमन, ये बशीन है, और ये जो इलाका है दमन बशीन का जो ये इलाका है, दीव है, ये तो पुर्तगालियों के अधीन था। इसके अलावा जो बंबई है वो हम जानते हैं कि 1668 ईस्वी में ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के सम्राट से 10 रुपए पौंड वार्षिक पर एक किराए पर मिला था। और ये वही बंबई का द्वीप था जो किसी समय पुर्तगालियों के अधीन था, लेकिन जब पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी ब्रिटेन के राजकुमार से हो जाती है तो पुर्तगाल के द्वारा दहेज के रूप में वो द्वीप है वो ब्रिटेन को दे दिया जाता है। बाद में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बंबई का द्वीप है वो मिल जाता है। ये कन्नौर, माहे, कालीकट और ये कोचीन है। ये कालीकट वही स्थान है जहां पर सबसे पहले जो वास्को डी गामा है वो भारत पर आता है। तो कालीकट और पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक जो बस्ती है, प्रथम जो केंद्र है वो 1503 में कालीकट में ही स्थापित होती है। इसके अलावा हम बात करें तो यूपी में जो आगरा थी नील उत्पादन का केंद्र था। ये जितने भी जो केंद्र थे ये इनको व्यापारिक केंद्र के रूप में हम देख है वो सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि यूरोपियों ने भारत में जो अपने अलग अलग व्यापारिक केंद्र है वो स्थापित हुए और उन्होंने उसी के अनुसार अपनी जैसे कि सत्ता है उसको स्थापित है वो किया। इस प्रकार हमने भारत में यूरोपियनों के आगमन का जो ये वृतांत है उसको संक्षिप्त में समझने का प्रयास किया। और हमने अभी तक यूरोपीय कंपनियों के बीच में जो केवल संघर्ष के कुछ ही पहलुओं को उजागर किया है और जो उनमें वास्तविक जो संघर्ष है, वास्तविक प्रतिस्पर्धा है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। और वो 1740 से उस संघर्ष की शुरुआत होती है और 1763 तक वो संघर्ष चलता रहता है। तो इस संघर्ष को कि इनमें व्यापारिक प्रतिस्पर्धा क्यों रही और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अंतिम तौर पर इसमें क्यों विजयश्री हासिल हुई, इसको हम अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे जब यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की प्रतिस्पर्धा है। हमने सिर्फ 16वीं और 17वीं सदी में किस प्रकार से यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन हुआ और किन किन जगह पर उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र है वो स्थापित हुए, और पूर्वी एशिया के देशों में, दक्षिण पूर्व के देशों में किस देशों की जैसे की रुचि थी। सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाल के बाद में फिर डच आए, डच के बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद में फिर डेन लोग आए, डेन के बाद में फ्रेंच आए और फिर स्वीडिश लोग भारत में आए। और इन सब बातों को हमने समझने का प्रयास किया और परीक्षा उपयोगी जो दृष्टिकोण से मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहूंगा कि जब कभी एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारत में यूरोपियनों के आने का क्रम क्या था तो वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर आए इंग्लिश, फिर उसके आए डेन, फिर आए फ्रेंच और इसके बाद में आए स्वीडिश। भारत में सबसे अंत में कौन गए? सबसे अंत में गए थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों की पहली बस्ती कहां पर स्थापित हुई? पुर्तगालियों का जो भारत में राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पांडिचेरी किसका केंद्र था? चंद्रनगर किसका केंद्र था? फोर्ट सेंट डेविड का संबंध किससे था? फोर्ट जैसे कि विलियम का संबंध किससे था? श्रीरामपुर का जो व्यापारिक केंद्र है उसका संबंध किससे था? तो इन सब बातों को आपने इस व्याख्यान में पूरे गौर से और पूरे तन्मयता के साथ सुना। मुझे ये विश्वास है कि अगर आपने इस
व्याख्यान को पूर्ववर्ती जो 2 व्याख्यान हैं, इस व्याख्यान से पहले वाले व्याख्यान को जिसमें हमने पुर्तगालियों के आगमन को और किस प्रकार से उन्होंने अपना व्यापारिक सेटअप स्थापित किया, अगर इन दोनों व्याख्यानों को आप पूरे इत्मीनान से और पूरे ध्यान से सुनेंगे तो भारत में पुर्तगालियों के आगमन और विभिन्न प्रकार की जो यूरोपीय कंपनियों के भारत में जो व्यापारिक केंद्र थे और किस प्रकार से उन्होंने एक दूसरे को रिप्लेस किया, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षा में गलत होने की संभावनाएं नहीं है। विशेषकर जो ये व्याख्यान है वो यूजीसी नेट की एग्जाम जिसे आजकल एनटीए लेती है, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, और अन्य जैसे कि आरपीएससी, पीएससी या स्कूल लेक्चरर की एग्जाम के लिए अति उपयोगी साबित होगा। इसके अलावा हम राजस्थान पर भारत की जीके की बात करें तो उसमें भी अन्य प्रकार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन और उससे संबंधित सभी पहलुओं को ये व्याख्यान पूरी तरह से उनका समाधान प्रस्तुत करता है। एक नए व्याख्यान के साथ अगले व्याख्यान का हमारा जो शीर्षक होगा वो होगा भारत में यूरोपीय कंपनियों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को। इसी के साथ में आप सभी को इस पूरे व्याख्यान को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।